नमस्कार, मैं डीपी दास केंद्रीय विद्यालय संगठन से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 सावित्री बाई फुले को लेकर प्रस्तुत हूँ और आज महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में इस पाठ में आज पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, पाठ शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले। उपरि निर्मितं चित्रं पश्यत। इदं चित्रं कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। ऊपर में जो चित्र दिया हुआ है आप देखिए उसको। ये है किसी पाठशाला का यानी विद्यालय का चित्र है और ये पाठशाला कोई सामान्य पाठशाला या विद्यालय नहीं है। ये है महाराष्ट्र का प्रथम कन्या पाठशाला, मतलब बालिका विद्यालय। कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए ये प्रथम पाठशाला महाराष्ट्र का, महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। परं सा स्वदृढनिश्चयात् न विचलति। एक शिक्षिका, चित्र में देख पा रहे हो, एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर चल रही है और रास्ते में कुछ लोग उसके ऊपर धूल फेंक रहे हैं तो कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं। लेकिन सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। फिर भी हो किसी की परवाह ना करते हुए अपने दृढ़ निश्चय से, अपने दृढ़ संकल्प से, अपने डिटर्मिनेशन से वो कभी मुकरती नहीं है, अपना लक्ष्य को कभी भूलती नहीं है। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सह एव प्रचलति। स्वविद्यालय में, अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ, बालिकाओं के साथ सविनोदम मतलब आनंद से, खुशी से, आलपंती बातचीत करती हुई, सा मतलब वह अध्यापिका या शिक्षिका अध्यापन में संलग्न रहती है, व्यस्त रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। और उसकी खुद की पढ़ाई भी, खुद का अध्ययन भी साथ ही साथ चलता है। केयम महिला अपि यूयम इमां महिलां जानीतः। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया।
केयम महिला, का प्लस यम केयम, यम महिला का, ये महिला कौन है? अपीयू यम इमाम महिला में जानी था। क्या आप लोग इस महिला के बारे में जानते हो? यमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका, ये है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, महिला अध्यापिका, फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ महाराष्ट्र, जिनका नाम है सावित्रीबाई फूले। जिनका नाम क्या है? सावित्रीबाई फूले। नामधेया मतलब नाम, सावित्रीबाई फूले है उनका नाम। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। सावित्री बाई फूले जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उनका जन्म कब हुआ था? जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे, अर्थात 3 जनवरी 1831 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत, अर्थात महाराष्ट्र का नायगांव नाम्नि स्थान यानी नायगांव नाम के जगह में उनका जन्म हुआ था। सावित्रीबाई फूले जन्म लाभ की थी। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उनके माता पिता का नाम क्या था? माता थी लक्ष्मीबाई और पिता का नाम था खंडोजी। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। सावित्रीबाई फूले जब 9 साल की थी, नववर्ष देशीया 9 साल की जब थी, वे ज्योतिबा फूले महोदय के साथ विवाह किए। पहले बाल्य विवाह का प्रचलन था, इसीलिए 9 साल की जब थी ज्योतिबा फूले के साथ सावित्री जी का विवाह हो गया। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्प एव आसीत्, और ज्योतिबा फूले भी उस समय 13 साल के ही थे। 13 वर्षकल्पः 13 साल के ही थे, 13 ईयर्स के थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। ज्योतिबा फूले क्योंकि वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, स्त्री शिक्षा को सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए सावित्री के मन में जो अध्ययन की अभिलाषा थी, पढ़ने की, पढ़ाई करने की जो इच्छा थी, उसको उत्साह प्राप्तवती, उनको उत्साह मिला, उसी से सावित्री को सपोर्ट मिला। इतः परं सा साग्रहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। पति जी का, ज्योतिबा फूले महोदय का समर्थन मिलने से, सहायता मिलने से, सपोर्ट मिलने से सावित्रीबाई फूले और अध्ययन करने का मौका प्राप्त की, सुयोग प्राप्त की, और आंग्ल भाषाया, अंग्रेजी का, इंग्लिश लैंग्वेज का भी अध्ययन की। पहले तो मातृभाषा का अध्ययन कर रही थी, उसके बाद आंग्ल भाषा या इंग्लिश का भी अध्ययन की। एटीन 48 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 1848 में
पुणे नगरे, पुणे में, पूना भी जिसको आप लोग जानते हो, पूना के नाम में, पुणे के नाम में सावित्री वहाँ ज्योतिबा महोदय के साथ, अपने पति जी के साथ कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए सर्वप्रथम विद्यालय का प्रारंभ की थी 1848 में पुणे में। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीय आसीत्, अर्थात उस समय केवल 17 साल की ही थी सावित्री। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ख्रीष्टाब्द में अस्पृश्य के कारण, छुआछूत भेदभाव के कारण जो तिरस्कृत थे, जो पिछड़े समुदाय थे, उनके लिए सावित्री क्या की ना अलग से एक विद्यालय का प्रारंभ की। पहले छुआछूत का भावना था, गांधी जी इसके लिए बहुत मेहनत करके दूर किए, लेकिन पहले अस्पृश्य के वजह से जो तिरस्कृत थे, जो पिछड़े थे, जो जिनको बराबर का दर्जा नहीं मिल रहा था, उनके लिए, उन बालिकाओं के लिए सावित्री क्या की, अलग से एक विद्यालय बनाई। और कब बनाई? 1851 में। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। सामाजिक कुरीतियों का, समाज में चलने वाले बुरे रीतियों का, प्रथाओं का सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, जोर से विरोध की थी, प्रबल विरोध की थी। पहले प्रचलन था कि विधवाओं का सिर मुंडन किया जाए, और ये एक महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए असम्मान था। इसीलिए इसको दूर करने के लिए, विधवाओं का सिर मुंडवाना जैसे गंदा कार्य को दूर करने के लिए सावित्री ने क्या की, नापीते ही सह मिलिता, नाइयों के साथ साक्षात जाकर मिली। और फलस्वरूप कुछ नाई, कुछ बारवर क्या किए ना, विधवाओं का जो सिर मुंडन कर रहे थे इसमें सहभागिता त्याग दिए, यानी ये काम करने से रोक दिए। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णावस्थावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पाप्तुं याचन्ते स्म। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा कथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत। सार्वजनिकोऽयं तडागः, अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनं। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाः च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थित। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया, यानी सावित्री मार्ग में देखी कि कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कतियः निम्न जातिया कश्चित् नार्यः जलम पातुं यातन्ते स्म। कुएं के पास फटे कपड़े, पुराने कपड़े पहने हुए निम्न जाति के कुछ औरतें पानी पीने के लिए मांग रहे थे। और उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त कुपात् जलोद्धरणम अवारयन्, और उच्च जाति में पैदा हुए उच्च वर्गीय
उच्च श्रेणी के कुछ औरतें उनको पानी लेने के लिए मना कर रहे थे उस कुएं से। और सावित्री ये देखी और इस अपमान को सह ना सकी। अपमानम सोढ़ुम न अशक्नोत, अपमान को सहन नहीं कर सकी। सोढ़ुम सहने के लिए, सह धातु तुमन प्रत्यय से सोढ़ुम होता है, सहने के लिए समर्थ नहीं हुई यानी सह ना सकी। और क्या की? सा ताः स्त्रिया निज गृहम नीतवती, उन औरतों को, निम्न जातीय औरतों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा कथयत, और घर का तालाब को दिखाकर, तड़ागम तालाब को दिखाकर, दर्शयित्वा मतलब दिखाकर, अकथयत बोली, यत यथेष्टम जलम नयता, जितनी मर्जी उतना जल ले जाओ। सार्वजनिकोयम तड़ागा, और ये तड़ाग, ये तालाब सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इस तालाब से पानी लेने के लिए कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, सावित्री के द्वारा मनुष्यों का समानता के लिए और स्वतंत्रता के लिए हमेशा प्रयास किया गया। उस पक्ष का समर्थन हमेशा सावित्री ने किया कि सभी मनुष्य समान है और सभी का स्वतंत्रता का अधिकार है। ये एहसास सावित्री को थी और इसके लिए प्रयास भी कर रही थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाय फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं का स्थापना में फुले दंपति का, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले महोदय का अवदान अति महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मंडलस्य उद्देश्यमासीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणमिति। और एक संस्था सत्यशोधक मंडल, इसके गतिविधियों में, इसकी एक्टिविटीज़ में, इसके क्रियाकलापों में सावित्री बहुत ही सक्रिय थी, सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। सत्यशोधक मंडल का विविध कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी सावित्री। अस्य मंडलस्य उद्देश्यमासीत्, और इस सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित, पीड़ित समुदायों का स्वाधिकारान् प्रति जागरणम, उनके जो पीड़ित समुदाय हैं उनके स्वाधिकार, उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना, लोगों के सामने लाना, ये संस्था का, सत्यशोधक मंडल का परम उद्देश्य था। सभी को समान अधिकार मिले, उत्पीड़ितों का अधिकार का खंडन ना हो, इसके लिए ये संस्था काम कर रही थी, सत्यशोधक मंडल। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन सञ्चालितवती। दुर्भिक्षकाले, प्लेगकाले सा च पीडितजनानाम् अश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। सावित्री अनेक संस्थाओं का संचालन कर रही थी प्रशासन कौशल से। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बहुत ही अच्छा था और अनेक संस्थाओं का संचालन वो कर रही थी। अकाल के समय में और प्लेग बीमारी जब फैल गया था उस समय पीड़ितों के लिए अश्रांतम
बिना थके निरंतर सेवा करती थी। सहायता सामग्री व्यवस्थाए सर्वथा प्रयासम अकरोत्। महारोग प्रसार काले सेवारता सा असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। सहायता सामग्री का व्यवस्था के लिए सबको समान मात्रा में पहुँचे, इसके लिए प्रयास कर रही थी। महारोग का प्रसार के समय में यानी महामारी के समय में वो सभी की सेवा कर रही थी और खुद एक असाध्य रोग से, असाध्य बीमारी से पीड़ित होकर 1897 में मृत्युवरण की, उनका निधन हो गया। समाज सेविका, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, दलितों के लिए, नीचे वर्गीय लोगों के लिए सेवा करने वाली इस महामहिला का देहांत 1897 में हो गया, जो कि देश के लिए एक बहुत ही बड़ी नुकसान थी। साहित्य रचनयापि सावित्री महीयते। तस्याः काव्यसङ्कलनद्वयं वर्तते, काव्यफूले सुबोधरत्नाकर चेति। भारतदेशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। साहित्य रचना में भी सावित्री पीछे नहीं थी। उनके दो काव्य संकलन था, एक था काव्य फूले, दूसरा था सुबोध रत्नाकर। ये दोनों काव्य संकलन सावित्रीबाई फूले महोदय का था। भारत देश में महिलाओं का उत्थान के लिए अगर कुछ जानना चाहेंगे, महिला उत्थान का गहन अगर जानकारी चाहिए तो सावित्रीबाई महोदय का, सावित्रीबाई फूले का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए हम सभी को। महिलाओं का उत्थान किस प्रकार हुआ और उसके लिए कौन कितना काम किया, किस प्रकार महिलाओं का उत्थान हुआ, ये अगर हमें जानना है तो सावित्रीबाई महोदया के बारे में हम लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। उनका जीवन चरित्र अवश्य हमें जानना चाहिए। इस उद्देश्य में आप सभी के लिए ये पाठ प्रस्तुत किया गया है, सावित्रीबाई फूले। उम्मीद करता हूँ पाठ का एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा कुछ व्याकरण का चर्चा करेंगे, कठिन शब्दों का। सर्वप्रथम संधि विच्छेद देखेंगे। कस्याश्चित, कस्याः प्लस चित, नास्ति न प्लस अस्ति। कश्चित कह प्लस चित, सहेव सह प्लस एव। केयम का प्लस इयम। अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन प्लस अभिलाषा। साग्रहम स प्लस आग्रहम। वस्त्रावृताः, वस्त्र प्लस आवृताः। जलोद्धरणम, जल प्लस उद्धरणम। नाशक्नोत न प्लस अशक्नोत। यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम। इत्यादीनाम, इति प्लस आदीनाम। स्वाधिकारान, स्व प्लस अधिकारान। अतीव, अति प्लस इव। महिलोत्थानस्य, महिला प्लस उत्थानस्य। गहनावबोधाय, गहन प्लस
अवबोधाय। अभी कुछ कठिन शब्दों का प्रकृति प्रत्यय देखेंगे। आदाय, आ प्लस दा प्लस ल्यप, आदाय। आलपंती, आ उपसर्ग, लप धातु, शत्रु प्रत्यय तथा उइ प्रत्यय। उइ प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है, शत्रु प्रत्यय कृत प्रत्यय है। परिणीता, परि उपसर्ग, नी धातु, त प्रत्यय तथा टाप प्रत्यय। स्थिता, स्था धातु, त प्रत्यय तथा टाप प्रत्यय। कृतवती, कृ धातु, तवतु प्रत्यय होने से कृतवत होता है, वही प्रत्यय लगने से कृतवती। मिलिता, मिल धातु, त प्रत्यय तथा टाप प्रत्यय होने से मिलिता। पातुम, पा धातु, तुमुन प्रत्यय। कुर्वन्तः, कृ धातु, शत्रु प्रत्यय। सोढ़ुम, सह धातु, तुमुन प्रत्यय। सह धातु सहन करना, तुमुन प्रत्यय लगने से सोढ़ुम सहने के लिए। गता, गम धातु, त प्रत्यय, गत होता है, टाप लगने से गता। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। और भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, सर्वे पठन्तु संस्कृतम।